आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डोबेलिनस ट्राइड नहीं है ना। तो डोबेलिनस ट्राइड को अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करोगे तो जो उसमें ट्राइड बने थे वो यहाँ पे ग्रुप्स बने हैं। तो आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये ग्रुप्स में नहीं आते, ये पीरियड में आते हैं। तो दिस इज नॉट अ डोबेलिनस ट्राइड। ओके, तो अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डोबेलिनस ट्राइड। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों जो है ये ग्रुप में नहीं आते, ये पीरियड में आते हैं, तो ये डोबेलिनस ट्राइड नहीं हो सकता। और अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर होना चाहिए था जो Ag का जो एटॉमिक मास है वो होना चाहिए था 63.5 प्लस 197 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, और ये आता है कम से कम 130 के आसपास, 130.25। ओके, और Ag का मास होता है कितना है 108। तो ये एक्सट्रीम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज मिडिल एलिमेंट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। सो ये भी आपका डोबेलिनस ट्राइड नहीं है। बाकी के दोनों डोबेलिनस ट्राइड है। सो इट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, यहाँ पर आपको फास्फोरस का दिया हुआ है एटॉमिक मास और एंटीमनी का दिया हुआ है, और आपसे आर्सेनिक का पूछ रहा है। तो आर्सेनिक का एटॉमिक मास होना चाहिए था 31 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू आएगी कितनी 75.5 है ना। एक्सट्रीम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज जो होता है वो मिडिल एलिमेंट होता है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ ट्राइड किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, है ना। तो लॉ ऑफ ट्राइड जो है वो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सभी एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं, बाकी कोई भी एलिमेंट सेम ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। अगर हम न्यूलैंड्स लॉ की बात करें तो इसने हमसे कहा था कि आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर आपके पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। उसके बाद आपके पास है पोटेशियम और कैल्शियम। बस यहीं तक इसकी टेबल थी। इसने कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट जो होगा जो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, है ना। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद ये 8th एलिमेंट आएगा। अगर ये फर्स्ट होता है तो फिर 8th एलिमेंट आएगा, मतलब इनके ऊपर ये लॉ जो है एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बाकी किसी में भी एप्लीकेबल नहीं है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। So here you have to identify which of the following pair of element do not follow the law of octave, है ना। तो ऑक्टेव का रूल जो है वो पीरियड में जो है वो फॉलो नहीं करते, जो ग्रुप में है वो फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, तो स्ट्रोंटियम तो यहाँ पे लिस्ट में ही नहीं है ना। स्ट्रोंटियम यहाँ पे लिस्ट में होता तो यहाँ होता, पर वो यहाँ पर है ही नहीं। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल। ओके, सो द डिस्कवरी ऑफ विच गिव द डेथ ब्लो टू द न्यूलैंड्स लॉ, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूलैंड ने कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे ये फर्स्ट है तो ये 8th हो जाएगा, तो लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना। पर जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे कि यहाँ पर आपके पास नियॉन आया, यहाँ पर आपके पास Ar आया, तो अब क्या हो गया कि एवरी 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होने लगी। तो ये उसका लॉ का क्या है, डेथ लॉ है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट फॉलोज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लोग सेम पीरियड में होते हैं वो फॉलो नहीं करते, जो सेम ग्रुप में होते हैं वो फॉलो करते हैं, और इनर्ट गैसेस उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे तो वो भी फॉलो नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम ये सेम ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये दोनों फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीक पर जो एलिमेंट्स हैं, है ना, वो इनमें से क्या है। तो पीक पर आपके पास लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, यानी कि सभी अल्कली मेटल है ना। अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये भी सही है, और इनका एटॉमिक वॉल्यूम भी लार्जर होता है। सो ऑप्शन 4 दैट इज ऑल इज योर करेक्ट आंसर। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में उसने कुछ स्पेसेस लेफ्ट छोड़ दिए थे और उनका नाम उसने दिया था, एक स्पेस का नाम दिया था इसने एक का एल्यूमिनियम, और एक स्पेस का नाम दिया था इसने एक का सिलिकॉन। ऐसे 2-3 स्पेसेस और छोड़े हुए थे। तो इस जगह पर जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, जैसे एक का एल्यूमिनियम पर जो डिस्कवर हुआ है दैट इज गैलियम, और एक का सिलिकॉन पर जो डिस्कवर हुआ है दैट इज जर्मेनियम। सो योर ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस क्वेश्चन सेज दैट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। तो हमें पता है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी, है ना। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, so here you have to identify the correct match. so A का एल्यूमिनियम जो मेंडेलीव ने स्पेस लेफ्ट किया था वहाँ पर गैलियम आया था, तो ये आपका करेक्ट मैच है। और A का मैग्नीज पे टेक्नीशियम आया था, ये आपका करेक्ट मैच है।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 यानी कि बी एंड सी। सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ एनोमलस पेयर। तो एनोमलस पेयर का मीनिंग ये है कि जहाँ पर एटॉमिक मास का ऑर्डर जो होगा वो फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 27 एंड सिलिकॉन का होता है 28.4। तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बाकी किसी में भी फॉलो नहीं हो रहा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, so in this question you have to identify which of the element was absent in the Mendeleev periodic table. So Mendeleev periodic table में एक एलिमेंट के लिए उसने स्पेस लेफ्ट किया था, उसका नाम था एका मैंगनीज, और यहाँ पर जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था वो हुआ था टेक्नीशियम। सो टेक्नीशियम वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ Mendeleev periodic table. So your correct option is option number 1. Okay, so in this question you have to identify which of the following elements cited was proved the validity of Mendeleev periodic table, यानी कि इनमें से किन एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद Mendeleev periodic table की वैलिडिटी प्रूव हुई थी, है ना, Mendeleev के पीरियोडिक लॉ की। तो इसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस लेफ्ट किए थे और उन स्पेसेस पे आगे चल के गैलियम और स्कैंडियम जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और उसने इनके लिए स्पेस प्रोवाइड करी हुई थी, है ना। तो इन दोनों एलिमेंट की डिस्कवरी होने के बाद ये प्रूफ हो गया था कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक लॉ दिया है वो सही है। ओके, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर ऑफ एलिमेंट जो है जो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39 और पोटेशियम का होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे लिथियम का अगर आप देखोगे तो ये होता है 6.9 और बेरिलियम का होता है 9.01। तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, so in this question you have to identify which of the following belongs to the representative element। तो S and P ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस सभी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो S and P ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। ओके, so in this question you have to identify the transnumeric element are synthetic element। तो ट्रांसन्यूमेरिक यूरेनिक का मतलब ये होता है कि जो यूरेनियम के बाद है ना। तो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सभी सिंथेटिक है। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि n-2 है ना, यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी हुई है 7। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम रीराइट करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये हो जाएगा 5f 1 से लेके 14 तक, उसके बाद 6d 0 से लेके 1 तक, और उसके बाद 7s में 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो कि ये 7th पीरियड है ना, 7th पीरियड के एलिमेंट्स की है और f के अंदर 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है f में। तो ये 7th पीरियड में जो f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं यानी कि एक्टिनाइड्स, ये उनकी बात कर रहा है। सो करेक्ट आंसर इज एक्टिनाइड्स। सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई 5th and 6th पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5th and 6th पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है कि फर्स्ट पीरियड में होते हैं 2, सेकंड में 8, फिर 18, फिर 32। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये 5th पीरियड एंड ये 6th पीरियड। तो आप देख सकते हो कि 6th में और 5th में कितने हैं, 18 एंड 32। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, है ना। तो टिपिकल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट के सिमिलर होती है ना, और ये सभी एलिमेंट थर्ड पीरियड के होते हैं। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर द टिपिकल एलिमेंट्स। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हियर यू हैव टू चेक इन द पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, है ना। तो पीरियड में एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज होते हैं, और एटॉमिक नंबर ही क्या होता है हमारे लिए, न्यूक्लियर चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द पीरियड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। सो योर ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि थर्ड पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, है ना। इट डज नॉट कंटेन 18 एलिमेंट्स, इट कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड के बाद जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 104, उसका एटॉमिक नंबर होता है 104।
तो आप इसको लिख सकते हो, 1 को हम लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं नील और 4 को लिखते हैं क्वाड और आगे हम ऐड कर देते हैं ईएम। तो आपका इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा अननील क्वाडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से फाइंड करना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। तो आप सेकंड ऑप्शन को देख सकते हो कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड आर सेम। तो इन अ ग्रुप सेम होते हैं ना, पीरियड में सेम नहीं होते, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 को भी आप देखोगे तो थर्ड बी ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। तो 32 एलिमेंट्स जो होते हैं वो थर्ड पीरियड में, थर्ड या फोर्थ पीरियड में होंगे, इसमें नहीं होंगे। तो ये भी आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन फर्स्ट टू सिक्स्थ पीरियड। तो ये फर्स्ट टू सिक्स नहीं, ये सेकंड टू सिक्स तक लाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो पी सबशेल होता ही नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है और इस वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो अमंग द लैंथेनाइड्स द वन ऑब्टेन बाय द सिंथेटिक मेथड, है ना, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करने का कौन सा सिंथेटिक मेथड से ऑब्टेन होता है। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सिंथेटिक हैं, और उसके पहले जो है जो आपका प्रोमेथियम है, दिस इज ऑल्सो अ सिंथेटिक। ओके, सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रेंशियम, रेडियम एंड यूरेनियम दे ऑल बिलोंग्स टू द 7th पीरियड। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 115 विल बी प्लेस्ड इन। तो हमें पता है कि एलिमेंट नंबर जो आपका 86 एटॉमिक नंबर जिसका है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 86 एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये रेडॉन का होता है ना, और ये है हमारा 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट, है ना, 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है ये। ओके, सो 6 तो 86 से ज्यादा जो होगा वो क्या होगा, वो 7th पीरियड में ही लाई करेगा, है ना, 7th पीरियड का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारा 7th पीरियड का ही एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड में से आपका कोई एक आंसर हो सकता है। तो अब आपको देखना है कि 115 ये आपका दिया हुआ है इसका एटॉमिक नंबर, और 86 हमारे रेडॉन का है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इसमें 29 का डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है इसमें 29 का। अब जब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसकी लिखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ इस तरीके से लिखोगे रेडॉन के रिस्पेक्ट में। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 5f14, 6d10, 7s2 एंड 7p3। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका p ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में जा रहा है। तो p ब्लॉक का जो थर्ड ग्रुप है ये हमारा होता है 5a ग्रुप, है ना, 5a ग्रुप। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 108। तो हमें पता है कि रेडॉन जो है ना, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, और हमें आइडेंटिफाई करना है किसके लिए, हमें आइडेंटिफाई करना है 108 के लिए। तो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा इसमें। जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंस आएगा इनके बीच में 22 इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो आपको क्या करना है कि रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा आप ले लीजिए, उसके बाद 22 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद लिखिए। तो रेडॉन जो है आपका, ये आपका 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। तो उसके बाद से आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हो जाएगा 5f14, उसके बाद 6d6, उसके बाद 7s2। तो ये आप देख सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है वो 22 के इक्वल आ रहा है। सो योर ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसे आपके पास कुछ ऑर्बिटल्स यहाँ पे गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 6s है ना, 4f है, 5d है एंड 6p है। तो आप यहाँ पे n+l रूल लगाएंगे ना, ऑग्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो n+l इसका कितना हो जाएगा, 6 + 0, 4 + 3, 5 + 2 एंड 6 + 1। सो क्या आ रहा है आपका n+l की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी हो जाएगी 6, इसकी 7,
इसकी 7 और इसकी भी 7। तो सबसे कम n+l आ रहा है हमारा 6s के लिए, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 6s का ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो वैसे ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर 1 और 2 में ही है। अब आप देखोगे कि 4f, 5d और 6p इन तीनों का एनर्जी लेवल जो है वो सेम आ रहा है हमारा n+l के हिसाब से। तो n+l हमसे ये कहता है कि अगर n+l की वैल्यू सेम है तो उसकी एनर्जी कम होती है जिसके n की वैल्यू कम होती है। तो आप देख सकते हो कि इस 4 के n की वैल्यू कम है, फिर 5d के n की वैल्यू इससे ज़्यादा है और 6p के n की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, so here you have to identify that out of first 100 elements number of elements having electrons in 3d orbital, है ना। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है इस तरीके से कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होंगे, 1 से लेके 20 एलिमेंट्स होंगे। अब 20 एलिमेंट्स तक आप ध्यान से देखोगे तो 20 एलिमेंट तक s और p ऑर्बिटल ही होता है, d में इलेक्ट्रॉन अभी नहीं गया होता है। 20 के बाद जो आपके जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ से यहाँ तक जो 80 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर आपके d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3d इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर आते हैं, है ना। तो फर्स्ट 100 में से फर्स्ट 20 के अंदर d इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 3d इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और 20 के बाद 20 से लेके 80 तक 100 तक आपके पास d में इलेक्ट्रॉन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो एटॉमिक नंबर 105 के बाद जो एलिमेंट आएगा, यानी कि क्या एलिमेंट, क्या एटॉमिक नंबर होगा उसका 106, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो 1 का मतलब होता है अन, 0 का मतलब होता है नील और 6 का मतलब होता है हेक्स, और आगे हम ऐड कर देते हैं यम। तो आपका आंसर हो जाएगा अन नील हेक्सियम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई which block is for the element which electronic configuration is given above. So here you can see that the differentiating electron is entering into the F subshell. Differentiating electron is entering into the F subshell. Therefore, the element will be of F block. So your correct answer is option number 4. Okay. So the element with atomic number 118 will be, है ना, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि रेडॉन जो है आपके पास, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86 होता है, और रेडॉन जो है लास्ट एलिमेंट है। तो अब अगले पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा, इनके बीच में 32 एलिमेंट्स का गैप होता है। तो आप इसमें 32 अगर इसमें ऐड करते हो तो आंसर आता है आपका 118। मतलब रेडॉन के जो जस्ट नीचे जो गैस होगी वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 118, यानी कि वो भी क्या होगी, इनर्ट गैस ही होगी। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, that is noble gas. Okay, so the atom having an valence shell electronic configuration 4s2 4p2 है ना। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 4s2 एंड 4p2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वैलेंस शेल जो है आपकी फोर्थ शेल हो गई, है ना, वैलेंस शेल आपकी फोर्थ शेल हो गई, तो पीरियड तो 4 हो गया है ना, तो पीरियड 4 हो गया आपका। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब आप देखोगे कि 4p है ना, तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके p ब्लॉक में सेकंड ग्रुप में जा रहा है। तो p ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप होता है उसे हम लोग बोलते हैं 4a ग्रुप। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाय, सो आप देख सकते हो कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सो इट इज n -1 d, है ना। तो d में n-1 में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और d के बाद ns में, n के s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हो कि और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन विथ एटॉमिक नंबर 109, है ना। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास रेडॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 86, ठीक है। तो 86 जो है ये आपका है लास्ट एलिमेंट है ना, लास्ट एलिमेंट ऑफ 6th पीरियड, ये 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। सो अगर आप यहाँ पे डिटरमाइन करोगे तो 109 आपका एटॉमिक नंबर है, इसमें से अगर आप 86 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास आता है 23, है ना। अब 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास जो हम कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे, इसमें से भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास किसके, f ब्लॉक में, है ना, f ऑर्बिटल में।
तो इसमें से अगर आप 14 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आएगा 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन आपके S और D में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दैट विल बी रेडॉन, है ना, F के लिए नहीं लिख रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेडॉन लिखेंगे हम लोग, या फिर रेडॉन इनर्ट गैस होगी एक, है ना। इनर्ट गैस के बाद N-1 में, D में 7 और N के S में 2, है ना। 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 7 आपके D में और 2 आपके S में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, so the elements having electronic configuration 4f14, 5d0 and 6s2। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका f ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी कि एलिमेंट तो f ब्लॉक का है ही, और f ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो सभी के सभी थर्ड बी ग्रुप के होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, है ना। चाहे वो लेंथेनाइट सीरीज का हो या एक्टिनाइट सीरीज का हो, वो थर्ड बी ग्रुप में ही होता है। ओके, सो द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो, है ना। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है p सबशेल के थर्ड ऑर्बिटल में, है ना, p में थर्ड में। तो p ब्लॉक के थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा ये। तो p ब्लॉक के थर्ड ग्रुप का नाम होता है 15th ग्रुप, है ना। तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो 5d3 एंड 6s2। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है ये डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में जा रहा है। तो डी ब्लॉक में जो थर्ड ग्रुप होता है उसका नाम होता है 5b ग्रुप। सो योर ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो आप तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो N-S और N-1D, है ना, दिस इज करेक्ट, है ना। तो N+1S और ND ये दिस इज इनकरेक्ट, है ना। तो ये आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग करते हैं। तो इनर्ट गैस मतलब उसका S भी पूरा फुलफिल्ड हो और P भी पूरा फुलफिल्ड हो। तो NH2 NP6 इज फॉर इनर्ट गैसेस, है ना। सो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम के लिए सिर्फ NH2 ही होता है ना, बाकी सब के लिए नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71, है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर 58 से 71 की अगर हम बात करें तो ये सभी एलिमेंट्स जो है ये हमारे लेंथेनाइट्स हैं, ना। ये सभी एलिमेंट्स हमारे लेंथेनाइट्स एलिमेंट हैं, और लेंथेनाइट जो होते हैं ये 6th पीरियड में होते हैं और सभी के सभी थर्ड ग्रुप में होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। सो ट्रांस यूरेनिक मतलब होता है कि यूरेनियम के बाद के एलिमेंट। तो ऑल द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एलिमेंट, या दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो एलिमेंट्स हैविंग NH2 NP6 वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये जो NH2 NP6 जो है ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेकिन हीलियम का नहीं है, है ना। तो हीलियम का भी अगर होता तो हम लोग बोलते ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, पर हीलियम जो नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड से लेके 6th पीरियड तक। ओके, तो योर ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, तो है ना। तो टिपिकल एलिमेंट जो होते हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो होती है अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट से मैच करती है। तो हम लोग बोलते हैं कि टिपिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के होते हैं, या दिस इज द करेक्ट मैच। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X एंड Y, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X। तो आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का है, और क्लोरीन को इसने क्या बोला है, X, है ना। क्लोरीन इज योर X। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का है, और फ्लोरीन को इन्होंने क्या बोला है, फ्लोरीन को इन्होंने बोला है Z। ओके, सो अभी हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू Y। तो हमें पता है कि फ्लोरीन जो होता है ऊपर होता है, क्लोरीन नीचे होता है, यानी X ऊपर है, Z जो है वो ऊपर है और X जो है वो कहाँ है, नीचे है। तो पोजीशन ऑफ X बताना है, तो जस्ट बिलो Z। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।
So here you have to identify which of the following sequence contains atomic number of only representative elements. तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पर इनर्ट गैसेस नहीं होते। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो 18 है ये इनर्ट गैस है ना, ये जो 54 है ये भी इनर्ट गैस है, और ये जो 22 है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा सेट है जिसमें सभी के सभी जो है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो यूरेनियम is the last natural occurring element in the periodic table. The last element of the periodic table which was recently discovered was UUB, है ना। UUB का मतलब होता है 112, है ना। So what is the total number of transuranic, मतलब यूरेनियम और लास्ट और UUB के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 20। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2। ओके, which two elements are in same period as well as same group in modern periodic table। तो सेम पीरियड और सेम ग्रुप में सिर्फ हमारे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं, है ना। तो लेंथेनाइट जो होते हैं वो 58 से, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 के बीच में होंगे, और एक्टिनाइट जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 के बीच में होंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी सेम ग्रुप और सेम पीरियड में होंगे, जो कि आपका क्या है थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, ठीक है। और ये जो होंगे ये सभी आपके थर्ड ग्रुप एंड सेवेंथ पीरियड में होंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना, फॉर द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So this configuration belongs to the element mercury। okay, so mercury element की configuration है ये। तो mercury element जो है वो D block का element तो होता है लेकिन transition element नहीं होता। so it is a transition element। this option is wrong, that's why this is your correct answer। okay, so here you have to identify the number of P block elements, ना। तो आपको number of P block element निकालने हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो 83 नंबर है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। ये 79 डी ब्लॉक में आता है ना। ये जो आपके पास 42 है ये भी डी ब्लॉक में आता है। 64 जो है ये आपका एफ ब्लॉक में आता है, और 37 जो है ये आपका एस ब्लॉक में आता है ना। 54 अगेन आपका पी ब्लॉक में आएगा, और 34 अगेन आपका पी ब्लॉक में आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 3। सो योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, so the general electronic configuration for the outermost and penultimate shell is, तो आपको दिया गया है n-1 और n की वैल्यू दी है 4। सो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p6 3d5 and 4s2। okay, so you have to identify the number of proton in the nucleus। so number of proton you can calculate easily, that is 25। so your correct option is option number 3। okay, so here M3 plus has the electronic configuration of AR 3d10 and 4s2। तो अगर यहाँ पे M3 प्लस की जगह M हो जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा AR के बाद 3d10 4s2 एंड 4p3। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका p सबशेल में एंटर कर रहा है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, दैट इज p ब्लॉक। ओके, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4p। सो यू कैन इजीली सी दैट दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन which has unpaired electron in 3p। this is the atomic number of iodine which has the unpaired electron in 5p, and this is the electronic configuration of phosphorus which has unpaired electron in 3p, and this is the electronic configuration of arsenic which has unpaired electron in 4p। so your correct option is only 1। okay, so you have to identify the formula of effective nuclear charge। so effective nuclear charge is nothing but Z effective, and it is defined as nuclear charge minus Slater's constant or shielding constant।
So your formula will be Z minus sigma, that is option number 1 is your correct answer. So effective nuclear charge in group, generally, so we know that effective nuclear charge in the group first increases then remains constant. More precisely I say that 1 2 3 4 5 और इस तरीके से अगर आपका पीरियड में ग्रुप में अगर एलिमेंट्स हैं तो 1 से लेकर 2 तक तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उसके बाद जो है ये क्या हो जाता है, नियरली कांस्टेंट हो जाता है ना. तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंक्रीजेस देन remains constant. So option number 4 is your correct answer. Okay, so in the sodium atom we know the electronic configuration, that is 1s2 2s2 2p6 and 3s2 है ना, 3s1 सॉरी ना 3s1. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका शील्डिंग है वो इस इलेक्ट्रॉन की होगी. तो शील्डिंग करेगा कौन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे शील्डिंग. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ओके, so here you have lithium, sodium, rubidium, potassium, rubidium, cesium एंड फ्रेंशियम. तो इनके बीच का जो साइज डिफरेंस है उसे ये x बोल रहे हैं, इनके बीच के साइज डिफरेंस को ये लोग y बोल रहे हैं, और इनके बीच के साइज डिफरेंस को हम z बोल रहे हैं. ठीक है, तो जो साइज जो है ना, साइज तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है व्हेन गोइंग टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट साइज डिफरेंस जो होता है, साइज डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है बाय गोइंग टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ d and f orbital. Okay, so your correct answer will be option number 2. So the correct order of the size would be, है ना, सबसे पहले आप डी ब्लॉक की अगर बात करो तो 3D का साइज जो होता है वो सबसे कम होता है, उसके बाद 4D का साइज और 5D का साइज जो है वो नियरली सेम होता है. तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 सेज दिस, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. साइज में ये जो एनॉमली आ रही है ना, ऐसे तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए इन द ग्रुप, बट ये जो एनॉमली आ रही है कि साइज इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है, ये होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. ओके, so which of the following is the order of the radius is correct. okay, so H plus का अगर हम बात करें तो H हाइड्रोजन आपका फर्स्ट पीरियड में होता है और लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड में होता है, तो इनके बीच का साइज ऑर्डर तो ये होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. लेकिन जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तब H प्लस बनता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो H माइनस बनता है. ओके, सो H माइनस जब हाइड्रोजन से बनता है तो इसका Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है बिकॉज 100% इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड. सो इस वजह से इसका साइज जो है वो रैपिडली बढ़ता है और उसका साइज का करेक्ट ऑर्डर आपका ये हो जाएगा. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2. ओके, सो K प्लस AR Ca2 प्लस एंड S2 माइनस, इन चारों को जब आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो सभी के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट इनका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना. एटॉमिक वॉल्यूम आप निकालोगे इनका मास अपॉन डेंसिटी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट डिफरेंट एटॉमिक वॉल्यूम. So here you have to identify the non-isoelectronic series. So you can see that in the option number 4, N3 minus has 10 electron, S2 minus has 18 electron, and Cl minus also has 18 electron. So these three are not isoelectronic. So this is your correct option. Okay. So here you have to identify the group which has nearly same atomic radius. So you can see that कि हमारे पास अगर हम डी ब्लॉक में बात करें तो ड्यू टू द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इनका जो ऑर्डर होता है, साइज, इसका जो साइज का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से आता है ना. तो ये कुछ ऐसा इसका पैटर्न आता है. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये जो आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं इनका साइज नियरली सेम होता है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनका साइज क्या होता है, सेम होता है. और यहाँ पर आपके ये तीनों एलिमेंट्स आते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल. So you can see that option number 3 is your correct option. Okay, ये आपका साइज वर्सेस रेडियस की अगर साइज वर्सेस एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो ये आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा. So here you have to
observe the atomic radius of fluorine and neon. So here is your fluorine and here is your neon according to the periodic table. तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो आपके हिसाब से होना चाहिए था कि नियॉन का साइज कम और फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन होता कुछ इस तरीके का ऑर्डर है. क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस है नियॉन और नियॉन इनर्ट गैस है, तो इसके लिए हम लोग वॉन डेर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं, है ना. और फ्लोरीन क्या है, इनर्ट गैस नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं. तो वॉन डेर वाल रेडियस हमेशा ज्यादा ही होगा, है ना, यानी नियॉन की रेडियस ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है. और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 1 नजर आ रहा है. तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट साइज, है ना. तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज जो होती है, लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे लेफ्ट में ये एलिमेंट होगा और ये सारे एलिमेंट इसके कहाँ होंगे, राइट में होंगे, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा साइज किसका होना चाहिए, जो लेफ्ट में है. तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर व्हिच इज नॉट करेक्ट. ओके, so in the option number 2 you can see that these all are isoelectronic, species, and for isoelectronic species the size जो होता है that is inversely proportional to number of protons. Okay, so this order is incorrect, so your option 2 is your correct answer. Okay, so in the lithium atom the screening effect of valence shell is due to. तो लिथियम की अगर बात करोगे तो लिथियम का आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना. लिथियम में यानी क्या होगा, आपके पास एक आपके पास ये फर्स्ट शेल होगा, ये न्यूक्लियस है आपका, ये फर्स्ट शेल, और ये इसका ये सेकंड शेल. ओके, सो फर्स्ट शेल जिसको हम लोग के बोलते हैं, इसमें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसकी आउटर मोस्ट की शील्डिंग के लिए ये जो के शेल है, के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं. सो योर ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, ना, तो फॉर द सेम एलिमेंट जो चार्ज होता है आपके पास, जो चार्ज होता है आपके पास कैटायन के ऊपर, की कैटायन की बात करें तो जो चार्ज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. Charge is inversely proportional for cations. So your option 4 is incorrect. 4 is correct. Okay. So you have K and K plus. The radius of potassium is given as 0.203. Okay. So K plus है तो उसकी रेडियस इससे तो कम ही होगी, तो इससे कम आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. So your option number 1 is your correct option. Okay. Because radius of cation of same element is always less than the radius of neutral atom. So S2 minus is not isoelectronic with, so S2 minus has 18 electrons, and Ti3 plus has 19 electrons. So this is not isoelectronic with Ti3 plus. So option number 4 is your correct answer. Okay. So here you have to identify the reason due to which the diameter decreases when you are going left to right in the period. So when you are going left to right, the Z effective increases, and due to the increase in the Z effective, the size decreases. Okay, so your option number 4 is your correct answer. So we know that the radius of atom जो होता है, radius of atom is always less than the radius of an ion of that atom, and it is greater than the radius of cation of that atom. Okay, so your option number 4 is your correct answer. So we know that when we are going left to right in the period, the size decreases. So the maximum size will be of the leftmost element because its Z effective is much lower. Okay, so your option number 3 is correct option. So here you have to identify the ion which has the largest size. So we know that when we go left to right, the size decreases, है ना, यानी कि लेफ्ट में जो होगा उसकी साइज ज्यादा होगी, एंड when we going top to point, the size increases. और सबसे बॉटम में जो एलिमेंट होता है आपके पास, वो कौन सा एलिमेंट होता है, सीजियम. तो सीजियम के आयन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3. Okay, here you can see that N3 minus
and Al3+. They both are isoelectronic, but atomic number of Al is much higher than atomic number of nitrogen. So with the increase in the nuclear charge, the radius decreases. With the increase in the nuclear charge, the radius decreases for isoelectronic species. So your correct option will be option number 3. Okay, so spot the incorrect order of the atomic radius. So for D block element we know that कि यहाँ पर आता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से आता है ना. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारे पास साइज है और ये एटॉमिक नंबर है, तो इसका कुछ इस तरीके से ऑर्डर आता है. और यहाँ कहीं होता है आपके पास कॉपर और यहाँ पर होता है जिंक, यानी जिंक का साइज ग्रेटर है किससे, कॉपर से. सो योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो अगर आप साइज के जनरल ट्रेंड से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पर ये गलत दिया हुआ, ये इस तरीके से करेक्ट होता, और ये जो ऑर्डर है यहाँ पर गलत दिया है, इस तरीके से करेक्ट होता. बाकी के बी और सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर, so your third option, that is BC, is correct answer. Okay, so which electronic configuration of an atom is smallest in size? So यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं ये सभी के सभी थर्ड पीरियड के हैं, और थर्ड पीरियड में जो सबसे एक्सट्रीम राइट में होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, सो ये जो होगा वो एक्सट्रीम राइट में होगा, तो इसका साइज सबसे कम होना चाहिए. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो हियर यू हैव नाइट्रोजन 3- है ना, फिर इसके बाद ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर. ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बना रहा हूँ मैं. फिर यहाँ Cl- होगा, है ना, और यहाँ पर होगा आपके पास Br-. ओके, तो यहाँ पे कि ये आपके पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड पीरियड के और ये फोर्थ पीरियड के. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नीचे का पीरियड होगा उसके जो साइज होगा वो ज़्यादा होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जो होती है वो साइज डिक्रीज होती है. तो सबसे हाईएस्ट साइज इसकी होगी. फिर उसके बाद आपका आएगा सल्फर 2-, फिर क्लोरीन, और फिर नाइट्रोजन 3-. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, सो एक ही पीरियड की अगर हम बात करें तो हर एलिमेंट के साथ साथ उसकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती है. ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है पर पीरियड में वैलेंसी चेंज होती है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो फॉर हाइड्रोजन आइटम द कोवेलेंट इन वॉन डेर वाल रेडियस आर, है ना, तो वॉन डेर वाल रेडियस हमेशा क्या होती है, कोवेलेंट से ग्रेटर ही होती है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो इफ यू सी हियर यू हैव O2-, देन F-, उसके नीचे सल्फर होता है, फिर क्लोरीन होता है, देन सेलेनियम 2-, एंड देन Br-, एंड देन I-. तो आप देख सकते हो कि ये आपका पास सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड और ये फिफ्थ पीरियड. टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज होता है. तो सबसे ग्रेटर साइज आपका इसका होगा, है ना, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर इसका होगा. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, दिस इज योर correct answer. So the element having maximum number of low shielding electrons are, so जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, that is the element. So you can see that radon has its atomic number as 86, and उसके बाद आप जब इसमें 14 और ऐड करोगे, है ना, और उसके बाद 1 और ऐड करोगे, फिर 2 और ऐड करोगे, तो यू विल गेट 103. दैट इज द हाईएस्ट अमंग्स द ऑल. सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस इज, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम लेंथेनाइट सीरीज की बात करें तो ये जो ऑप्शन है आपके पास ये पहले होना चाहिए, और ये ऑप्शन जो है ये बाद में होना चाहिए, तब ये करेक्ट ऑप्शन होता. सो ये अभी क्या है, इनकरेक्ट है.
So your option number 1 is correct answer. Okay. So according to the Slater's rule, the order of effective nuclear charge for the last electron in the case of lithium, sodium and potassium. So मैंने आपको बताया ही था पहले कि फर्स्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है Z इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीज होता है, देन रिमेन्स कांस्टेंट. सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर. ओके. You can also calculate it by Z effective is equals to Z minus sigma. Okay. So the rank of 4p, 4d, 4f orbital in increasing order in which the electron present in themselves are shielded by the inner electrons. तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि अगर 4p है यानी n की वैल्यू क्या है 4 है, अगर 4d है यानी हाईएस्ट n की वैल्यू कितनी है 5 है, और अगर 4f है तो हाईएस्ट n की वैल्यू क्या है 6 है. ये इसके आउटर मोस्ट की बात हो जाएगी ना, आउटर मोस्ट की. सो आप देख सकते हो कि दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके. वी नो दैट द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, तो ये मैं सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए लिख रहा हूँ कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो साइज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक चार्ज, cationic charge, and it is directly proportional to anionic charge. Okay, so your option number 1 is correct according to this. Okay. Okay, so highest size will be of है ना, तो बोरोन और ब्रोमियम और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन कम्स लोअर इन द ग्रुप, तो आयोडीन का साइज ज्यादा होना चाहिए. अब आयोडीन में भी हमें पता है कि जो साइज जो होता है वो एनायन का ज्यादा होता है कैटायन से भी और न्यूट्रल एटम से भी. सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. ओके. सो वी नो दैट द साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cationic charge on the element. So according to this, the option number 1 is your correct answer. Okay. So here you have nitrogen, then fluorine, okay, then silicon, and then phosphorus. So we know that the size is लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो साइज क्या होगा डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा इंक्रीज होगा. तो यहाँ पर सबसे कम साइज आपका किसका होगा इसका, उससे ज्यादा साइज आपका होगा इसका, उससे ज्यादा साइज आपका होगा इसका, और सबसे ज्यादा साइज होगा इसका. सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इन कार्बन है आपके पास, नाइट्रोजन है, और फिर फॉस्फोरस है, एंड देन सल्फर है. तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीज होता है. ओके. तो राइट में क्या है आपके पास, सबसे कम साइज जो है आपके पास इसका होगा, फिर उससे ज्यादा साइज आपके पास इसका होगा, फिर उससे ज्यादा साइज आपके पास इसका होगा, और फिर इससे ज्यादा साइज आपके पास इसका होगा. सो योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. ओके. सो हियर यू हैव phosphorus 3- S2- and Cl-. तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. एंड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो साइज जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायनिक चार्ज. एनायनिक चार्ज. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दिस. सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. ओके. So we know that the cations are smaller in size and anions are larger in size, and the cation which have higher magnitude of positive charge will be more smaller. Okay. So your option number 3 is your correct answer. Okay. So here you have sulfur 2-. So here you have oxygen 2- and fluorine -, sulfur 2- and then chlorine -. So we know that when we go left to right the size decreases and top to bottom size increases. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ऑर्डर हो जाएगा सबसे आपको ये फर्स्ट नंबर पर, फिर ये सेकंड नंबर पर, फिर ये थर्ड नंबर पर, एंड देन फ्लोरीन माइनस इज एट फोर्थ नंबर पर. ओके. सो तो सबसे छोटा साइज आपका फ्लोरीन माइनस का हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज आपका सल्फर का हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. ओके. So here you have to arrange the following in increasing order of atomic radius. So you have sodium, aluminium, silicon and argon. So ये सभी के सभी सेम पीरियड में है और लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होता है ना, साइज डिक्रीज होता है.
तो आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज हो जाएगा इधर 1, इधर 2, ये 3। और आर्गन का सबसे छोटा नहीं होगा, आर्गन का सबसे बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज इसके लिए वंडरवॉल रेडियस डिफाइन होता है, वंडरवॉल रेडियस सभी रेडियस से ज्यादा होता है। तो ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो वी नो दैट फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो साइज होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cationic charge which is positive and directly proportional to anionic charge. So by looking at this you can easily identify option number 3 is your correct answer. So in which of the following electronic configuration ionization energy will be maximum? तो लेफ्ट टू राइट जाने से IE इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम आने से IE डिक्रीज होता है। तो जो राइट में टॉप में होगा उसकी IE सबसे ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन होगा, है ना, उसके बाद नाइट्रोजन है आपके पास, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद फ्लोरीन है। तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला जा चुका है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा C+, N+, O+ और F+। अब C+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p1, N+ का हो जाएगा 2p2, O+ का हो जाएगा 2p3, है ना, और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, वही हो जाएगा 2p4। सो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो गया है हाफ फिल्ड। तो इसका जो होगा सबसे ज्यादा इसकी IE हो जाएगी। उसके अलावा बाकी सब में नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने से IE क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो योर ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन द प्रोसेस। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो Ba+ बना है, ये Ca+ बना है और ये Li+ बना है, ये सभी अल्कली मेटल से बने हैं। और अल्कली मेटल्स के जो मोनो पॉजिटिव कैटायंस होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन आइडियल गैस के बराबर होता है। तो इस प्रोसेस में काफी कम एनर्जी लगेगी, पर इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर 3, है ना, तो यहाँ पर आपके पास Mg है और आपके पास Na है। ओके, तो Mg का अगर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज 3s2 और Na का लिखेंगे तो इट इज 3s1। तो अगर हम इसकी IE1 की बात करें तो IE1 में जो होगा Mg की IE जो होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू Na। ओके, क्योंकि वहां पर क्या है, फुल s ऑर्बिटल है और यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो इसकी IE ज्यादा होगी। पर अगर हम IE2 की जब बात करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, Mg और Na में अगर बात करें तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब Na जो है उसका आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुका है। सो योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपके पास यहाँ पे पोटेशियम है, आपके पास यहाँ कैल्शियम है और इसके नीचे आता है आपका बेरियम। सो वी नो दैट फॉर आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, और अगर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि बॉटम पर आपका Ba है और यहाँ पर आपके पास Ca है और यहाँ पर आपके पास K है। तो आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 1 एंड अगेन दिस 2 एंड दिस इज 3। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो हियर यू हैव ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2p4 और फ्लोरीन का होता है 2p5। तो ये दोनों ही ना तो फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पैटर्न होता है वो फॉलो होगा। तो अगर इसके IE1 की बात करूं तो उसका ये ऑर्डर होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा। पर जब हम IE2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2p3 और ये हो जाएगा 2p4। तो अब देख सकते हो कि ऑक्सीजन का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव हो गया है। तो यहाँ पर इसमें अब ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आपका ऑर्डर ये हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, we know that the successive ionization energy of any element is always greater. Okay, so your correct answer will be option number 3. So we know that the positive charge जो कि हमारे किसके ऊपर होता है, कैटायन के ऊपर होता है,
तो कैटायन का जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके जेड इफेक्टिव के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके आयोनाइजेशन एनर्जी के। सो बाय लुकिंग एट दिस वी कैन सी दैट बाकी के 3 स्पीशीज आपके पॉजिटिवली चार्ज है, अकेला हाइड्रोजन आपका न्यूट्रल है। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिनिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग देखोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलते ही आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, so here we have two sets. The first one is carbon, nitrogen and oxygen, and the second set is silicon, phosphorus and sulfur. तो ये पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके से अरेंज होते हैं। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आईपी जो होता है वो इंक्रीज होता है, और टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो आईपी जो होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कैसा है, हाफ फिल्ड है। इसका 2p3 होगा और इसका 3p3 होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके नाइट्रोजन जो कि ऊपर है उसका आईपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपके पास हाइड्रोजन का है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके पास ये आपके पास बेरिलियम का है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है आपको ये है आपके पास कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिया हुआ ये है क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इस पे नॉर्मल आपके रूल्स लगाओगे लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम के, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट द बेरिलियम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। So here if you arrange these elements like here we have sodium and below it is potassium, यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम होता है और एल्यूमिनियम होता है। सो यू कैन इजीली सी दैट जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। सो यहाँ पर के जो होगा वो आपका क्या होगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना, और इस वजह से आपका क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो योर आंसर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेकंड ऑप्शन में आपके पास लिथियम प्लस दिया है और इससे आप बनाने की कोशिश कर रहे हो लिथियम 2 प्लस, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि लिथियम प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम की तरह होता है, और हीलियम यानी कि इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मुश्किल है तो इसलिए एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमें पता है कि जो Z इफेक्टिव होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। ओके, सो योर मैक्सिमम एंड मिनिमम यू कैन आइडेंटिफाई इजीली दैट दिस इज योर मिनिमम एंड दिस इज योर मैक्सिमम, है ना। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा Z इफेक्टिव उतना कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा Z इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो हमें पता है कि लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, हाँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो जो सबसे लेफ्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, जो सबसे राइट में होगा वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो हियर यू हैव N3 माइनस O2 माइनस एंड Na प्लस। तो ये सभी स्पीसीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके पास सबसे कम होते हैं, है ना, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे N3 माइनस में ओनली 7 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको लोवेस्ट फाइंड करना था, तो इसमें से हमारा लोवेस्ट आ गया N3 माइनस। ओके, आपके पास नेक्स्ट जो ट्राइड दिया हुआ है दैट इज N प्लस, उसके बाद C प्लस और O प्लस। तो आप देख सकते हो कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे O प्लस जो होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट किस में होगा, O प्लस में होगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो हियर यू कैन सी दैट आपके पास यहाँ पे बेरिलियम है ना, नियॉन है, हीलियम है एंड देन नाइट्रोजन है, और आपको यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है ना। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जो हैं ये दोनों तो इनर्ट गैसेज हैं, और इनर्ट गैसेज का IE सबसे ज़्यादा होता है, और टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा IE इन दोनों में से हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे इसका, सेकेंड नंबर पे इसका। अब आप बेरिलियम और नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन हैज़ अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा इसका,
और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके पास बेरिलियम का। तो आप इसी ऑर्डर में देखो, तो इस ऑर्डर में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास लिथियम से लेके नियॉन तक का आपको दिया हुआ है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सभी, और इनका आपको ग्राफ दिया हुआ है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम जो होगा वो कहाँ होगा, तो सोडियम हमेशा कहाँ होता है, लिथियम के नीचे होता है, और लिथियम से नीचे जब जाओगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो आंसर विल बी योर बिलो Li। सो हियर यू हैव, this is your IE1 and this is your IE2 and this is your IE3। ओके, तो हमें पता है कि एक ही एलिमेंट की सक्सेसिव IE है एंड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, यहाँ पर आपके पास एक अकेला एलिमेंट है, सपोज वो एलिमेंट आपके पास A है, तो इसकी एक ही जो IE1 है और IE2 है ना, और IE इसकी 3 है, ठीक है। तो आपको IE1 दी हुई है 10 EV है ना, IE2 दिया हुआ है 15 EV और IE3 दिया हुआ है 45 EV। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो काफ़ी क्या है, कम है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा डिफरेंस जब जहाँ पर होता है तो वो ट्रांजिशन हमें अचीव करना हमारे लिए मुश्किल होता है। सो इसका मोस्ट स्टेबल स्टेट जो होगा वो कौन सा होगा, IE2 के रिस्पेक्ट में, एंड दैट इज योर +2। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो फॉर सेम एलिमेंट द आई जो उसकी IE होती है, IE ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की जो IE होगी वो आपकी लेस होती है IE ऑफ इट्स कैटायन, है ना, और ये ग्रेटर होती है IE ऑफ इट्स एनायन। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस में अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगा। तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज में अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब कोई अगर एनायन है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव के बीच रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट है उनको अगर हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें, तो ये आपके पास ऑक्सीजन होता है, उसके नीचे सल्फर होता है, उसके नीचे सेलोरियम होता है, और यहाँ पर होता है आपके पास आर्सेनिक। ओके, यहाँ पर आपके पास होता है आर्सेनिक। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने से वो डिक्रीज होती है। तो टॉप टू बॉटम आने से डिक्रीज होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा होना था ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में स्विच हो जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा सेकंड पीरियड से ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल किसकी हो जाएगी, सल्फर की। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सल्फर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, आपके पास यहाँ फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। ओके, तो हमें पता है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी EA जो होती है वो थर्ड पीरियड से कम होती है। तो सबसे ज़्यादा EA हो जाएगी आपके किसकी, क्लोरीन की, फिर उसके बाद हो जाएगी फ्लोरीन की, फिर उसके बाद हो जाएगा सल्फर का, और फिर हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो योर करेक्ट ऑर्डर विल बी दिस। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, so here you have to identify the increasing order। okay, तो आप देख सकते हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास ऑक्सीजन की, ये कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर की, और ये कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की। तो अगर हम इनको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करें तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ कार्बन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर होगा, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन। ओके, सो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से EA जो होती है वो इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम आने से EA जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन कहीं पर अगर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है तो वहाँ पे एनोमलस बिहेवियर शो होता है। तो आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है वो है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो उसकी EA जो है वो सबसे कम हो जाएगी। सो फर्स्ट नंबर पे आपका ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो फिर वही लेफ्ट टू राइट वाले कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे, तो सेकंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे होना चाहिए था हमारा क्या, सल्फर होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, स्विच है। तो थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका सल्फर, है ना। तो क्यों सर ये स्विच क्यों है, क्योंकि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, स्विच होता है। सो योर ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनमें से किसकी होगी,
तो जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। तो वो हाईएस्ट आपकी या तो लिथियम प्लस की हो सकती थी या तो सोडियम प्लस की, और हमें पता है कि टॉप टू बॉटम ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो हाईएस्ट किसका हो जाएगा, लिथियम प्लस का। सो योर ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर आपके पास देखोगे तो आपके पास एक तो बेरिलियम है, उसके बाद बोरॉन है, फिर कार्बन है, और फिर उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन है ना। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 1s2 2s2, और नाइट्रोजन का अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 2p3। बाकी इन दोनों का कोई कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं, और लेफ्ट टू राइट जाने से ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो सबसे लेफ्ट वाले का सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम तो आपका इसका हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन जो है उसका जो है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब ये क्या करेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसका भी ई जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों में नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इनमें से कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड यहाँ पर सिर्फ इन कौन कौन सी प्रोसेसेस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड अकेला हो रहा है इसमें, एक तो इसमें और एक इसमें। अब इन दोनों में से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उस प्रोसेस में नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं हम लोग, मतलब नेगेटिव मतलब एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, एनायन एनायन यानी नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन होगा। सो दिस इज ऑल्सो योर नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो हमारे हीलियम की होती है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर रहा होता है तो उस टाइम पे ये कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड इसमें से इसमें होता ही नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच में इसका कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है आपको, जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास हाफ फील्ड, है ना। एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, है ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही लो होता है। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, जब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगी, तो क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और Cl- बनता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो हमें पता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जब, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है हाफ फील्ड है, तो इसमें इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा नहीं। सो इसके जस्ट पहले जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। So here you have to identify the process in which the least energy is required, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो P माइनस से जब P बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो P माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट 3p4, और P बनेगा तो ये हो जाएगा 3p3, जो कि एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है रिलेटिवली मोर स्टेबल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो कम एनर्जी के साथ प्रोसेस्ड हो जाएगी। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, जाने से लेफ्ट टू राइट जाने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो सबसे राइट में जो आपके होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी आयनिक इनर्ट गैसेस को छोड़कर। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हेलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन है। किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये, हेलोजेंस का। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फ्लोरीन का है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है ही नहीं। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, है ना। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और फिर कौन है, नियॉन है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है फॉर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हो कि फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।
सो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हो तो इंक्रीज होती है EN, और अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो तो EN डिक्रीज होती है। तो बाय लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल यू कैन सी दैट दिस ऑर्डर इज करेक्ट बिकॉज इट इज टॉप टू बॉटम, है ना। ये ऑर्डर भी करेक्ट है, लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर देखोगे तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है ना, और ये ऑर्डर भी करेक्ट है, तो यानी कि नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन एक अल्कली मेटल का है ना, अल्कली मेटल का है, और अल्कली मेटल्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको बताना है। तो आप देख सकते हो कि हेलोजेंस जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं अपने ग्रुप में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हेलोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको वो कार्बन आइडेंटिफाई करना है जिसकी मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऐसा कार्बन जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स बनाए हो, वो आपका क्या होता है, मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। सो दैट इज योर कार्बन नंबर 5। ओके, सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, जिसने मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाए हो, है ना, मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड, है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, है ना। बॉन्ड पोलैरिटी, है ना, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज करो कि एक ए है और एक आपके पास बी है, इसके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो किसी न किसी के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और किसी न किसी के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आ रहा है ना। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए मिलिकन स्केल की अगर बात करें तो वो हमसे ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इक्वल टू होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के बराबर। इसको अब अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस IP माइनस EA इक्वल टू 0। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल दोनों ही यूज करे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने के लिए। सो योर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो हमें पता है कि साइज जो है वो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ना, और साइज यानी एटॉमिक रेडियस। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। द विच कंपाउंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब CO2, है ना। तो K2 वो जो है ना, वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है आपका CO2 को। ओके, here you have to arrange the element in the increasing order of their electronegativity। तो आपके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे, फिर अगले पीरियड में आपके पास ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, उसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे आपके पास सल्फर होता है, और इसके बाद होता है यहाँ पे क्लोरीन, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम ये जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से ये इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाने से ये डिक्रीज होता है। ओके, सो आपका करेक्ट पैटर्न जो बनेगा यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये सबसे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद ये थर्ड नंबर पे, फिर ये फोर्थ नंबर पे, और ये आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ओके।